हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन आज 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, जहां पर अपन बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा और उस विद्युत द्विध्रुव में कितनी ऊर्जा संचित होगी। दो डेरिवेशन करने वाले हैं, दोनों ही पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छे से देखना है, टॉपिक को समझना है और उसके साथ साथ में नोटबुक में उतारना है। आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। यदि आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट ज़रूर करना है और आपको उस चीज़ को अच्छे से बताना है कि हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको वापस समझाओ। तो अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, यहां से डेरिवेशन शुरू करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। डेरिवेशन को ध्यान से समझेंगे और उसका आंसर देंगे। थोड़ा सा लाइट का फोकस पड़ रहा है तो जाना। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य अपन डेरिवेशन करें। डेरिवेशन को ढंग से देखना है और उसके चित्र को विशेष कर समझने का प्रयास करना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किस प्रकार बनाऊंगा मैं। मान लो मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र ये बना दिया। ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र ई बना दिया। इस विद्युत क्षेत्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर ए स्थित कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, बी स्थित कर दिया। ए पर माइनस क्यू आवेश रखेंगे और बी पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे। ये ए पर माइनस क्यू आवेश रखेंगे, बी पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे। अब जानना यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश है उस पर जो विद्युत बल लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा एफ ई, और जो प्लस क्यू आवेश है उस पर विद्युत बल लगेगा एफ ई। तो जानना दोनों बल यानी विद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल और प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में समान होगा। यानी इसका मान भी किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के बराबर। इसका मान भी किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के बराबर। Q का मान समान है, E का मान समान है, तो दोनों बल परिमाण में क्या होंगे, समान। और दिशा में एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत। एक बल की दिशा लेफ्ट साइड में तो दूसरे बल की दिशा राइट साइड में। तो यहां पर तो जानना यहां पर दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो यहां पर दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त। परंतु इनकी कीर्य रेखाएं अलग अलग होने के कारण यहां पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। और उस बल आघूर्ण का डेरिवेशन अपने फर्स्ट चैप्टर में निकाला था। और उस बल आघूर्ण के कारण क्या होगा, ये विद्युत द्विध्रुव घूमता है और उसको घुमाने के लिए जो कार्य करेंगे वही अपन यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं। तो जानना यहाँ पर बल तो शून्य हो जाएगा लेकिन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। उस बल आघूर्ण के कारण ये छोटा सा कोण विस्थापित करवा दूं मैं, डी थीटा। यानी इसको मैं हल्का सा विस्थापित करवा दूं इस पॉइंट के सापेक्ष। यानी इसको मैंने यहाँ पर लेके आया, डैश डैश करके प्रदर्शित कर रहा हूँ। ए और बी, ए डैश ले लिया और ये ले लिया बी डैश। इसको जो घुमाया वो मैंने मान लिया डी थीटा। कितना मान लिया, डी थीटा। वापिस बता रहा हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, उसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर लगने वाले बल समान होने, बल का परिमाण समान व दिशा में विपरीत होने के कारण दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न। इस बल आघूर्ण के कारण ए बी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में
घूर्णन गति करता है या घुमाया जाता है। अब मैंने इसको उस बल आघूर्ण का हल्का सा कोणीय विस्थापन कितना दे दिया, डी थीटा विस्थापन दे दिया। तो यही लैंग्वेज के रूप में लिखूंगा, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। इस विद्युत क्षेत्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव पर इस विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य पाया जाता है। परंतु इस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। जो विद्युत द्विध्रुव को होता है, जो विद्युत द्विध्रुव को ये लैंग्वेज रहेगी इसकी। एक समान विद्युत क्षेत्र ये, इसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। इस पर लगने वाले बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो गया, एक दूसरे को नेस्त कर दिया, परंतु कीर्य रेखाएं अलग अलग। कीर्य रेखा मतलब ये इसकी कीर्य रेखा पीछे की तरफ, इसकी कीर्य रेखा पीछे, दोनों अलग अलग होने के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। उस बल आघूर्ण का डेरिवेशन अपन पहले कर चुके हैं। उस बल आघूर्ण के कारण ये क्या होगा, इसमें घूर्णन गति करेगा। इसमें क्या करेगा, घूर्णन गति। तो मैंने मान लिया उस बल आघूर्ण के कारण हल्का सा विस्थापन कितना करवाया, डी थीटा। तो यहां पर लिखूंगा ए बी विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करवाने के लिए किया गया कार्य है ना। ए बी विद्युत द्विध्रुव को हल्का सा विस्थापित करवाना, कितना करवाना, डी थीटा हल्का सा। तो हल्का सा विस्थापित करूंगा तो कार्य भी कैसा प्राप्त होगा, हल्का सा ही कार्य प्राप्त होगा। और बहुत ही अल्प कार्य प्राप्त होगा, उसको मैं क्या लिखता हूँ, डी डब्ल्यू। क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टो इंटू डी थीटा। जानना किसी भी वस्तु को घूर्णन गति करवाने के लिए बल आघूर्ण की अवस्था होना जरूरी है। तो बल आघूर्ण और कितना विस्थापन हो रहा है, कोणीय थीटा, डी थीटा। और ये बल आघूर्ण कितना होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, यह समरूप लिख देता हूं, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप, इसको समीकरण 1 दे दिया। समरूप विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बल आघूर्ण फर्स्ट चैप्टर में अपन ने किया था, ये डेरिवेशन बराबर प्राप्त हुआ था पीई साइन थीटा। क्या प्राप्त होता, पीई साइन थीटा। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। इसको समीकरण 2, ये जो समीकरण 2 है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ए बी विद्युत द्विध्रुव को हल्का सा विस्थापित करवाने के लिए जो कार्य किया है उसको प्रदर्शित कर रहा है।
यदि मैं θ1 से θ2 तक विस्थापित करूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उस चीज को लिखेंगे। यदि विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है तो किया गया कुल कार्य। तो जानना इसका क्या करेंगे अपन, समाकलन PE sin थीटा और d थीटा। यहाँ पर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, समाकलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समाकलन। अल्प कार्य को dw प्रदर्शित कर रहा है, मुझे संपूर्ण कार्य चाहिए कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। तो मैं क्या करूँगा, समाकलन करूँगा। समाकलन की लिमिट क्या होगी जाना, समाकलन किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी θ1। जब स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी θ1 पर तो कार्य कितना होगा, 0 होगा। जब θ2 तक घूम जाएगा तो कार्य कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, W बाहर आ गया और यहाँ पर PE का मान कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा θ1 से θ2 और साइन थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोस थीटा। तो W बराबर PE यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कोस थीटा और θ1 से θ2। तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट लगाएंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, PE यहाँ पर माइनस में कोस θ2, फिर माइनस, सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस का सिंबल, फिर मैं लोअर लिमिट लगा रहा हूँ, माइनस में कोस θ1। माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस में रहेगा तो W बराबर मैं लिख सकता हूँ PE कोस θ1 से कोस θ2। ये मेरे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया, जहाँ पर इस समीकरण दे दिया 3। और ये कहाँ पर प्राप्त हो, मुझे कार्य निकालना पड़ा कहाँ से, θ1 से θ2 तक। तो उस कंडीशन में W बराबर क्या हो जाएगा, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। यदि मैं विद्युत द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था मान लूँ प्रारंभ में, स्थायी साम्य अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर थीटा बराबर कहाँ पर हो, 0 डिग्री पर हो। इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक कंडीशन में क्या हो, 0 डिग्री पर हो। उस कंडीशन को बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था। इससे यदि मैं थीटा कोण पर घुमाऊं तो मुझे किया गया कार्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि विद्युत द्विध्रुव है हाँ, तो यदि विद्युत द्विध्रुव है स्थायी अवस्था से, स्थायी अवस्था से थीटा कोण पर घुमाया जाए, स्थायी अवस्था का मतलब हो जाएगा, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इस प्रकार हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, बी इस साइड में हो जाएगा। ए इस साइड में होगा और बी इस साइड में होगा, जिसके कारण एक बल इधर लगेगा, दूसरा बल उधर, और कीर्य रेखा इन दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जिसके कारण बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था के लिए प्रारंभिक पोजिशन यानी θ1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से θ2 बराबर क्या लिखेंगे, थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, W बराबर PE साइन कोस θ1 की जगह 0 डिग्री माइनस कोस θ2 की जगह थीटा। कोस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। यही मेरे पास क्या हो जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। वापस देख लो, डेरिवेशन अच्छे से समझते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र E है, उसमें AB विद्युत द्विध्रुव को स्थित कर दिया, A पर माइनस Q आवेश है, B पर प्लस Q आवेश है। तो इस माइनस Q आवेश पर विद्युत बल उस साइड में लगेगा और प्लस Q आवेश पर विद्युत बल इस साइड में लगेगा। दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेंगे, और इनकी कीर्य रेखाएं अलग अलग होने के कारण यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है।
जिसके कारण ये क्या करता है, कोणीय विस्थापन करता है। तो मैंने मान लिया उस बल आघूर्ण के कारण डी थीटा कोणीय विस्थापन किया। कितना विस्थापन किया, डी थीटा। तो यहाँ पर डी थीटा अल्प विस्थापन किया तो कार्य भी अल्प होगा, और अल्प कार्य के लिए मैंने क्या लिख दिया, डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण इंटू डी थीटा। किसके कारण घूम रहा है, बल आघूर्ण कारण घूम रहा है। कितना घुमा है, डी थीटा। अब ये बल आघूर्ण कितना होता है, तो बल आघूर्ण का डेरिवेशन अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बल आघूर्ण, समरूप यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, टो बराबर पी ई साइन थीटा। टो बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। और इस टो का मान समीकरण 1 में रखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये मेरे पास अल्प कार्य निकल गया, किसके लिए, डी थीटा के लिए। अब यदि मैं थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाऊं, मैंने मान लिया ये थीटा 1 पर है प्रारंभिक पोजीशन, अब घुमा के थीटा 2 पर लेके आया, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए मैं अल्प कार्य का क्या कर दूंगा, समाकलन। यदि मुझे छोटा सा कार्य पता और कंप्लीट कार्य चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर समाकलन लिख कर दिया, कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2 तक। थीटा 1 कार्य होगा उस समय, थीटा 1 तक, थीटा 1 प्रारंभिक पोजीशन है उस समय कार्य 0 हो जाएगा। थीटा 2 अंतिम पोजीशन है उस समय मेरे पास कंप्लीट कार्य W प्राप्त हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे, W प्राप्त रखेंगे, लिमिट करेंगे W -0 तो W ही प्राप्त होगा कार्य। अब यहाँ पर P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो निश्चित मान है, क्यों होता है, Q इंटू इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी। P का मान कांस्टेंट है, E एक समान विद्युत क्षेत्र है, E का मान कांस्टेंट है। थीटा का मान चेंज हो रहा है इसलिए मैंने इसके सापेक्ष करूंगा समाकलन। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोस थीटा। यहां पर क्या हो गया, माइनस का कोस थीटा। लिमिट कैसे डालेंगे, थीटा 1 नीचे है, थीटा 2 ऊपर है, तो थीटा 1 नीचे और थीटा 2 ऊपर है। अब देखो W बराबर क्या हो गया, PE। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस है तो माइनस, कोस की जगह कोस, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा 2। लोअर लिमिट लगाने से पहले अपन क्या लगाते हैं, माइनस लगा दिया। अब ये माइनस का कोस, ये माइनस का कोस, थीटा की जगह क्या लिख दिया, थीटा 1। ये माइनस माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस का थीटा 1 है तो आगे लिख दिया, माइनस का थीटा 2 है तो माइनस का थीटा 2 लिख दिया। तो W बराबर क्या हो गया, PE कोस थीटा 1 से कोस थीटा 2, समीकरण 3। यह है मेरे पास थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए किया गया कार्य आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मेरे पास प्रारंभ में साम्य स्थिति में हो, साम्य स्थिति का मतलब हो गया एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, दोनों की रेखाएं समान हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण क्या हो जाए, शून्य हो जाए। उस कंडीशन को बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था। यदि मैंने मान लिया एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव है, वो स्थायी साम्य अवस्था में है। अब उससे स्थायी साम्य अवस्था से थीटा कोण पर, स्थायी साम्य अवस्था से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थीटा कोण पर घुमा रहा हूँ। थीटा कोण पर घुमा रहा हूँ तो किया गया कार्य। और स्थायी साम्य अवस्था में थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक पोजीशन 0 डिग्री, और थीटा 2 यानी 0 डिग्री से थीटा घुमा रहे तो 0 से थीटा। तो लिमिट डालेंगे, थीटा 1 की जगह 0, थीटा 2 की जगह थीटा। तो कोस 0 का मान क्या हो गया, 1। तो W बराबर क्या हो गया, PE कोष्टकम 1 माइनस कोस थीटा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्थायी अवस्था से विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। ये मेरे पास समीकरण आ जाएगा 4। यही अपने को पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे से समझना है इस चीज़ को। यदि कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला अपन करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव को जो घुमा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा संचित हो रही है। वो ऊर्जा कितनी होगी, संचित ऊर्जा अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप पूरे साथ साथ में नोट्स तैयार करो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स प्रॉपर ढंग से इसी प्रकार बोर्ड में लिखना। जो मैंने लिखवाया यही लैंग्वेज में, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो। डायग्राम के अनुसार लैंग्वेज लिखनी, भाषा आपकी रह सकती है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन करने का प्रोसेस यही रहेगा। सबसे पहले डायग्राम की लैंग्वेज, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद में डेरिवेशन सोल्व करेंगे। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो बोर्ड में आपके एक भी नंबर कटने का चांसेज नहीं रहेगा। अगला रहेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा।
तो जानना संचित ऊर्जा सबसे पहले अपन विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थापित करवाएंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा और फिर घुमाने के लिए कार्य। ये दोनों कार्य जो होंगे वो किसके रूप में संचित होंगे? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं। अगला रहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा पहले इस डायग्राम को उसके द्वारा समझा रहा हूं, जिससे मैंने मान लिया एक समान विद्युत क्षेत्र ये विद्युत क्षेत्र है। यहां अनंत पर मेरे पास दो आवेश पड़े हैं, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, या फिर बोल सकता हूं एक विद्युत द्विध्रुव ए बी पड़ा है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी पड़ा हुआ है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए मैं कुछ ना कुछ कार्य करूंगा। कार्य क्या करूंगा, इसको ढंग से समझना है। अब देखो, मैं ए पर यहां पर मैं स्थित कोई भी बिंदु है, यदि मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र से बाहर से कोई भी प्लस क्यू आवेश यहां पर स्थित करवाऊं, तो मुझे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश पर ये क्या करेगा, प्रतिकर्ष संबल लगाएगा, जिसके कारण मुझे यहां पर इसको स्थापित करना पड़ेगा। स्थापित करना पड़ेगा तो यहां पर किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि इसकी जगह यदि मैं माइनस क्यू आवेश को बी पर स्थापित करना चाहूं यहां पर, तो माइनस क्यू आवेश पर ये विद्युत बल क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा। आकर्षण बल लगाएगा तो अपने को कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, निकाय खुद ब खुद कार्य करेगा, तो उस समय कार्य कैसा प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव। अब यदि दोनों ही कार्य को जोड़ दें, जितना अपन ने कार्य किया उतना ही निकाय कार्य करेगा, तो यहाँ पर टोटल कार्य दोनों को यदि एक प्लस क्यू आवेश स्थापित कर दें, एक माइनस क्यू आवेश स्थापित कर दें, तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो गया। इस चीज को जानना, यदि निकाय पर अपन कार्य कर रहे हैं, निकाय के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो कार्य सदैव कैसा रहेगा, धनात्मक। यदि कोई निकाय अपने आप कार्य कर रही है, अपने फोर्स के द्वारा कार्य कर रही है, तो उस कार्य को सदैव कैसे प्रदर्शित करेंगे, ऋणात्मक कार्य से प्रदर्शित करेंगे। यही चीज समझना है, यही चीज इसमें समझना है। यदि ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। वापिस देख लो एक बार। अब देखो क्वेश्चन, दो तीन तरीके से समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। इजी डेरिवेशन होगा वही लेके चलेंगे। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, एक विद्युत द्विध्रुव मैंने इस प्रकार रख लिया, ए पॉइंट और यहां पर हो जाएगा बी पॉइंट। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या प्लस क्यू आवेश। यदि इस विद्युत द्विध्रुव को मैं इस प्रकार लेके जाऊं, विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थापित कर दूं ए और बी, तो यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू। तो जाना इस कंडीशन में यदि मैं विद्युत क्षेत्र के इस प्रकार लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर स्थापित कर दिया, तो मेरे पास किया गया कार्य यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने के लिए किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा, इस चीज को समझेंगे। ये माइनस क्यू आवेश यहां से यहां तक जाएगा, तो निकाय खुद ब खुद कार्य करेगा। यहां पर माइनस क्यू आवेश को निकाय अपनी ओर आकर्षण बल के द्वारा खींचेगा, तो कार्य करेगा, तो वो कार्य कैसा प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव। और बी से यहां पर प्लस क्यू आवेश को मैं इस जगह स्थापित करूंगा, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू कार्य। जब दोनों का टोटल कार्य जोड़ेंगे, माइनस डब्ल्यू प्लस का डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। यदि मैं विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करवाता हूं, स्थापित करता हूं, तो किया गया कार्य क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। इस चीज को ढंग से समझेंगे। यदि आप इस तरीके से करते हो, तो निकाय में प्रवेश करवाने के लिए किया गया कार्य कैसा हो गया, शून्य हो गया। अब मैं इसको घुमाऊंगा, कहां से घुमा रहा हूं, तो जाना θ1 मेरे पास कंडीशन कौन सी है, 90 डिग्री। θ1 है जो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से मैं थीटा कोण पर घुमा रहा हूं, मान लो यहां तक घुमाया थीटा कोण पर, कितना घुमाया, थीटा कोण पर। 90 डिग्री से कितना घुमाया, थीटा कोण पर। तो घुमाने के लिए जो कार्य करेंगे वही कार्य किसमें होगी, केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। देखते हैं किस प्रकार होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, पी कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब भाई अपने डेरिवेशन पढ़ा, यदि θ1 से θ2 घुमाया जाए तो किया गया कार्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर PE
θ1, यदि मैं लंबवत प्रवेश कर रहा हूँ θ1 क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस कोस θ2 की जगह क्या हो जाएगा थीटा। कोस 90 का मान क्या हो गया 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा PE कोस थीटा, ये भी किस में रहेगा माइनस में, किस में रहेगा माइनस में। और यही कार्य किसके रूप में संचित होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो PE कोस थीटा। ये मेरे पास कार्य प्राप्त हो जाएगा, ये मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा कार्य। एक तो यदि आप लंबवत प्रवेश कराते हो तो ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे, लंबवत प्रवेश करवाएंगे तो अनंत से जो विद्युत क्षेत्र में स्थापित कर रहे हैं वो कार्य 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश को पर निकाय जितना कार्य करेगा उतने अपन ने क्या किया प्लस क्यू पर कार्य किया। दूसरा तरीका मैं इसके इस प्रकार लेके जाऊं क्षैतिज में साम्य स्थिति पर, तो साम्य स्थिति से फिर क्या करूंगा इसको थीटा कोण पर घुमाऊंगा, तो साम्य स्थिति पर लेके जा रहा हूं तो किया गया कार्य क्या प्राप्त होगा उस चीज को समझते हैं। ये मैंने पहले लंबवत प्रवेश करवा दिया, अब बात करेंगे साम्य स्थिति के लिए। साम्य स्थिति के लिए कैसे होगा, ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित करवा दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र। यहां पर अनंत पर कोई आवेश है, विद्युत द्विध्रुव ए और बी है, ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है। इसको मैं सीधा सीधा लेके जा रहा हूं यहां पर लेके जाऊंगा तो ए पॉइंट यहां बन जाएगा, बी पॉइंट यहां, माइनस क्यू यहां पर, प्लस क्यू यहां पर। अब ध्यान से समझना, अनंत पर विद्युत पर कोई बल नहीं लग रहा। जैसे ही मैं विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करूंगा जितना प्लस क्यू चला है उतना माइनस क्यू भी चल रखा है, जितना प्लस क्यू आवेश स्थापित किया उतना माइनस क्यू चल गया। लेकिन यहां पर माइनस क्यू जो ज्यादा कितना चल रहा है 2a दूरी ज्यादा चल रहा है। माइनस क्यू आवेश है वो प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी ज्यादा चल रहा है 2a दूरी ज्यादा चल रहा है। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा बल गुणा बाह्य बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना 2a के बराबर, और बाह्य बल किसके बराबर होगा माइनस में एपी के बराबर। बाह्य बल किसके बराबर होता है माइनस में एपी के बराबर, तो W बराबर क्या हो जाएगा माइनस में एपी इंटू 2a। और एपी क्या होता है, एपी होता है Q इंटू ई के बराबर। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे W बराबर माइनस में क्यू ई इंटू 2a, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस में Q इंटू 2a और E। इसको क्या लिखेंगे P, तो W बराबर क्या हो जाएगा माइनस का P। ये मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, अनंत से जब विद्युत क्षेत्र में स्थापित करूंगा तो मेरे पास क्या गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो मेरे पास ये साम्य स्थिति है, अब साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमा रहा हूं, तो उसका डेरिवेशन अभी किया था। साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने के लिए फॉर्मूला आया था PE1 माइनस कोस थीटा, ये W2 हो जाएगा। टोटल कार्य किसके बराबर होगा, दोनों का योग हो जाएगा W1 प्लस W2। तो यहाँ पर W1 क्या हो जाएगा माइनस का P, W2 क्या हो जाएगा PE1 माइनस कोस थीटा। अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस का P, ये प्लस का P, और ये माइनस का PE कोस थीटा। प्लस माइनस कैंसिल, तो W बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस में PE। तो दोनों ही तरीके से अपन कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से अपन कर सकते हैं। लंबवत प्रवेश करवा के भी कर सकते हैं, लंबवत प्रवेश करवा के भी कार्य निकाल सकते हैं, या फिर क्षैतिज प्रवेश करवा के यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा में प्रवेश करवा के मैं इसको कार्य ज्ञात कर सकता हूँ। दोनों ही कंडीशन में जो कार्य होगा वो समान होगा, और स्थितिज ऊर्जा जो संचित ऊर्जा होगी वो भी कैसी होगी समान होगी, P कोस थीटा, P कोस थीटा। तो जाना इसको लैंग्वेज के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, डेरिवेशन को अच्छे से करते हैं, जाना यही चीजें करेंगे। दोनों में से जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो आपको कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है उसी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। यदि आपको लैंग्वेज ज़्यादा इजी लगती है तो पहले वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, यदि डेरिवेशन इजी लगता है तो दूसरे वाला तरीका अपन कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से आपको क्या चाहिए, लैंग्वेज वाला चाहिए। तो लैंग्वेज वाला चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे माना एक समान विद्युत क्षेत्र E, इस विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करवाते हैं, लंबवत प्रवेश या स्थापित करवाते हैं, लंबवत स्थापित। तो किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है। यहाँ W1 बराबर क्या लिखेंगे, शून्य। समीकरण 1, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव क्या कर दिया, लंबवत प्रवेश कर दिया। इसका डायग्राम क्या बनेंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। A माइनस क्यू आवेश, B प्लस क्यू आवेश, ठीक है, लंबवत प्रवेश करवा दिया। अब यहाँ पर W1 मेरे पास निकल के कितना आ गया, 0। चाहो तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हो। क्यों रीजन लिखोगे, यानी अनंत से जब प्लस क्यू आवेश को लेके आएंगे तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि मैं अनंत से ऋण आवेश को लेके आ रहा हूँ तो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो जानना उस कंडीशन में दोनों कार्य आपस में क्या हो जाएंगे, योग करेंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। कैसा प्राप्त हो जाएगा, शून्य। ये भी आप लैंग्वेज में ऐड कर सकते हो, वरना इतनी लैंग्वेज लिखोगे तो भी सुटेबल रहेगा। आगे क्या लैंग्वेज लिखेंगे, अब विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाते हैं। घुमाने के लिए किया गया कार्य के लिए किया गया कार्य W2 बराबर कितना हो जाएगा, PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये डेरिवेशन अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए किए गए कार्य से लेंगे। तो यहाँ पर W2 बराबर क्या हो जाएगा, PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। जहाँ थीटा 1 क्या हो जाएगा, जहाँ थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में कैसा प्रवेश करवा रहे हैं, लंबवत। कैसा प्रवेश करवा रहे हैं, लंबवत प्रवेश करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। समीकरण वैल्यू रखेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, PE कोस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा। और कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 बराबर होता है 0। कोस 90 बराबर कितना होता है, 0। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर W2 बराबर PE 0 माइनस कोस थीटा। अब अंदर गुणा करेंगे, W2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का PE कोस थीटा। ये मेरे पास समीकरण, इसको 1 दिया, इसको समीकरण 2 देते हैं।
इसको समीकरण 3 देते हैं। अब जानना आगे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने तथा विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए जो टोटल कार्य है वो कितना हो जाएगा। तो कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 का मान क्या 0 और W2 का मान क्या माइनस में PE कोस थीटा, और W बराबर क्या हो जाएगा माइनस में PE कोस थीटा। W बराबर क्या हो जाएगा माइनस में PE कोस थीटा। यही कार्य है, विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर W बराबर W की जगह क्या लिखेंगे, U बराबर माइनस का PE कोस थीटा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा और इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। तो अच्छे से कर सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर जो संचित ऊर्जा होगी U बराबर क्या हो जाएगा माइनस में PE कोस थीटा। वापिस देख लो मैंने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र ये, इसमें किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लंबवत प्रवेश करवाया तो प्रवेश करवाने के लिए जो कार्य किया गया वो कार्य कैसा प्राप्त हो जाएगा, शून्य क्यों होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश को जितना अपन कार्य करवाएंगे उतना ही कार्य माइनस क्यू को आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र खुद करेगा, तो कार्य हो जाएगा माइनस। जितना प्लस कार्य होगा उतना ही क्या हो गया माइनस कार्य होगा, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा स्थापित करवाने के लिए शून्य हो जाएगा। अब जानना स्थापित तो करवा दिया, स्थापित करवाने के बाद घुमाएंगे कुछ ना कुछ। तो स्थापित करवाने के बाद मैंने थीटा कोण पर घुमा दिया। कितने कोण पर घुमा दिया, थीटा कोण पर घुमा दिया। ए और बी है, ये थीटा कोण है, इसको ए डैश बी डैश लिखते हैं। ए डैश बी डैश तक घुमा दिया। अब घुमाने के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो घुमाने के लिए कार्य करते हैं वो फॉर्मूला अपन लिखते हैं W2 बराबर क्या हो जाएगा PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अपना लास्ट डेरिवेशन यही किया था, तो वहां पर क्या है PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यानी घुमाने के लिए किया गया कार्य थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब देखो जहां पर थीटा वन क्या लंबवत प्रवेश कराया, इनिशियल पोजीशन होगी, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर कितनी है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से मैं कितना घुमा रहा हूँ, थीटा तक घुमा रहा हूँ, तो 90 डिग्री थीटा 1 का हो गया और थीटा 2 किसका हो गया, थीटा का हो गया। अब वैल्यू समीकरण में रखेंगे, कोस थीटा 1 की जगह 90 डिग्री, थीटा 2 की जगह थीटा, और कोस 90 का मान होता है 0 और कोस 0 रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाए थीटा 2 बराबर PE कोष्टक में 0 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो आगे, अब इसको 0 लिखने या ना लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर करूंगा W2 बराबर हो जाएगा माइनस का PE कोस थीटा। अब अपन कुल कार्य कौन सा हो जाएगा, जो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थापित करवा रहे हैं और उसके बाद में घुमा रहे हैं, जो टोटल कार्य होगा वही टोटल कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो मैं यहाँ पर टोटल कार्य निकाल रहा हूँ, टोटल कार्य हो जाएगा W1 बराबर W1 प्लस W2। W1 का मान अपन को कितना प्राप्त हुआ था, 0 प्राप्त हुआ। W1 का मान कितना है 0 और W2 का मान कितना माइनस का PE कोस थीटा, तो 0 माइनस PE कोस थीटा। तो W बराबर क्या प्राप्त हो गया माइनस में PE कोस थीटा, यानी किया गया कुल कार्य होगा वो कितना हो जाएगा माइनस में PE कोस थीटा। और ये कुल कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है या विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो U बराबर क्या हो गया माइनस में PE कोस थीटा, माइनस में क्या हो गया PE कोस थीटा। यहां तक कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन हो रही है उस चीज को आप बेझिझक पूछो, ठीक है। अब 2-3 अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। चालक क्या होता है, नॉर्मली उसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको लिखवा देता हूं। चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होते हैं, उसके बाद अपनी क्लास खत्म करते हैं। अपन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा बद्ध आवेश
या मुक्त आवेश। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? चालक। और चालकों में धारा प्रवाह बहुत आसानी से होता है। चालकों में धारा प्रवाह क्या होगा? बहुत ही आसानी से होता है। इसका एग्जाम्पल रहेगा सोना और चांदी। आपको जो सबसे बेस्ट चालक की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सिल्वर, चांदी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे या उस पदार्थ को चालक कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सभी धातुएं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सभी धातुएं, यानी जो भी धातु होगी वो सारी की सारी क्या होगी? चालक होगी। और सबसे बेस्ट की बात करें तो बेस्ट क्या हो जाएगा? चांदी, सोना इत्यादि। यानी चालक क्या होंगे? वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये धारा प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। यदि चालक में आप दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दो तो धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब कुचालक को विद्युत रोधी भी बोलते हैं। विद्युत रोधी कुचालक क्या होता है? इसका अपोजिट होगा। चालकों में धारा प्रवाह होती है, कुचालकों में धारा प्रवाह नहीं होती है। इसका मतलब क्या? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं उन पदार्थों को क्या बोलेंगे? कुचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? कुचालक। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उन्हें कुचालक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कुचालक। चालक होगा वे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। कुचालक वे जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल ही नहीं होगी, उन्हें क्या बोलेंगे? कुचालक। अगला देखते हैं बद्ध आवेश और मुक्त आवेश क्या होता है। इसको अपन समझते हैं कि बद्ध आवेश क्या चीज है, मुक्त आवेश क्या चीज है। तो जानना, कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से मिलकर बना होगा। कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। तो परमाणु की संरचना क्या होती है? नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इन नाभिकों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। समझना है, जान रखना। इसी प्रकार इसमें 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। पहले में 2 लगाते हैं, दूसरे में 8 लगाते हैं, तीसरे में 16 और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। मैक्सिमम 32 लगा सकते हैं, कम होंगे तो कम लगाएंगे। तो जब जानना कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना गया? परमाणु से। परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो जानना नाभिक के जो पास में कक्षा है उनमें इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के बल बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। जैसे जैसे कक्षा दूर जाती रहेगी जो इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के बल है उसका प्रभाव भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। प्रभाव भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जिससे बात करेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे कक्षा दूर होती जा रही है वहां पर नाभिक के प्रभाव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य ऊर्जा ग्रहण करेंगे। क्या ऊर्जा ग्रहण करेंगे? बाह्य ऊर्जा ग्रहण करेंगे। और बाह्य ऊर्जा ग्रहण करके इससे क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। यहां से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे।
इस कक्षा से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेगा वो इस कक्षा को छोड़ देगा और इस छोड़ के उस पदार्थ में पूरी तरह स्वतंत्र है गति करने के लिए। जैसे ये अपनी कक्षा को छोड़ेगा यहाँ पर क्या रह जाएगी, खाली जगह। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ता है उसे बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान समझना, उसे क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जगह खाली रहेगी, उसकी जगह क्या रहेगी, खाली। अब खाली रहेगी तो ये खाली जगह हमेशा अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेगा। ये इस जगह क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये खाली जगह तो इसकी जगह बंधी हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है बद्ध आवेश। इसको क्या बोला जाता है, बद्ध आवेश। ठीक है, ये बद्ध आवेश क्यों बना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हुआ है और मुक्त होने के कारण यहां पर इस खाली जगह के पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस जगह क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये किसके बांधी व्यवहार करेगा, धन आवेश के बांधी व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, धन आवेश के बांधी व्यवहार करेगा। इस चीज को जाना, बद्ध आवेश किसके बांधी व्यवहार करेगा, धन आवेश के बांधी व्यवहार करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश कौन सा रहेगा, ऋण आवेश रहेगा। क्या आवेश रहेगा, ऋण आवेश रहेगा। इस बद्ध आवेश को होल या कोटर भी कहा जाता है। इस बद्ध आवेश को क्या कहा जाता है, होल कह सकते हैं और कोटर भी कह सकते हैं। इस बद्ध आवेश को अपन होल या कोटर कह सकते हैं। ये कैसा होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लो, कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के भीतर क्या होता है, नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक के समीप कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उन पर नाभिकीय बल ज़्यादा प्रभावी रहेगा। नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है, तो इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन मुक्त बहुत ही मुश्किल से होता है। उनको मुक्त करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे कक्षा दूर जाएगी नाभिक से, उस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाह्य ऊर्जा से ही क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकता है, यानी आसानी से मुक्त हो सकता है। उस पर जो नाभिकीय बल का प्रभाव रहेगा, जो आकर्षण बल का प्रभाव रहेगा, वो इतना प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए वो क्या करता है, बाह्य ऊर्जा ग्रहण की, और बाह्य ऊर्जा ग्रहण करके अपनी कक्षा से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अपनी कक्षा से क्या हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त हो गया तो उस जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के जा रहा है उसे तो बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जानना, चालकों में यही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जानना, यहाँ पर जो खाली जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थापित था, उस जगह क्या हो गई, खाली हो गई, जहां से छोड़ के गया। उस खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। उस कमी के कारण उसे कोई उस पर आवेश कौन सा आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, और वो अपनी जगह से बंधा हुआ है, इसलिए इसको बद्ध आवेश कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या, होल व कोटर है। अन्य नाम क्या, होल व कोटर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। लैंग्वेज किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के भीतर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहां तक लिख लिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो नाभिक के समीप कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उन पर नाभिकीय बल ज़्यादा प्रभावी रहता है। जैसे जैसे नाभिक से कक्षा दूर होती जाएगी तो नाभिकीय बल का प्रभाव भी कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। नाभिकीय बल का प्रभाव भी क्या होगा, कम होगा। तो जानना, जो नाभिक से दूर स्थित कक्षा है उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा से मुक्त हो जाते हैं। नाभिक से दूर स्थित कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा ग्रहण करके अपनी कक्षा से मुक्त हो जाते हैं। उन मुक्त जो कक्षा को छोड़ देते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, जो नाभिक से बहुत दूर स्थित कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो जिस जगह से छोड़ के जाते हैं उस जगह खाली जगह रह जाती है, और वो खाली जगह उस कक्षा से बंधी होने के कारण उसको बद्ध आवेश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बद्ध आवेश कहा जाता है। और उस बद्ध आवेश पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। तो उस बद्ध आवेश पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वो धन आवेश के बांधे व्यवहार करता है। वो धन आवेश के बांधे व्यवहार करता है तथा
उसे होल या क्वार्टर कहा जा सकता है, उसे होल या क्वार्टर कह सकते हैं। तो ये मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के बारे में बात करें। मुक्त आवेश क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। बद्ध आवेश क्या हो गया, होल या क्वार्टर हो गया। तो जानना, कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजन रहे, बेझिझक आपको पूछनी, कोई भी पूछने में शर्म शंका नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ का जानना, फिजिक्स को समझना है तो क्लास रेगुलर देखनी पड़ेगी, नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे और टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। विशेष फोकस रहना चाहिए आपका क्लास पर। यदि आपका माइंड सेट 100% प्रेजेंट हो गया क्लास में, तो जानना फिजिक्स का जो हर एक कॉन्सेप्ट है वो क्लास के अंदर ही समझ में आ जाएगा। अब केवल और केवल उसको वापस दिमाग में फिट करने के लिए सप्ताह में, महीने में एक बार उसको रिवीजन कर लो। और फिजिक्स में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके साथ साथ में क्वेश्चन प्रयास भी करेंगे, पुराने पेपर भी सोल्व करेंगे। वहाँ पर भी अपने को अच्छे से समझ में आएंगे कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषकर छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान के क्वेश्चन आते हैं, जो स्कोरिंग वाले बच्चे होते हैं जिनके फिजिक्स में से 100 लाने का प्रयास करते हैं, उनके जो नंबर कटते हैं उनकी पॉसिबिलिटी केवल और केवल वहीं रहती है कि छोटे क्वेश्चन में हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप रिक्त स्थान क्वेश्चन डेरिवेशन के बीच में से कोई सा भी स्टेप उठा के पूछ सकता है। ऐसा कोई उसका फिक्स पैटर्न नहीं है कि यहीं से पूछेगा। कुछ बौद्धिक क्षमता होती है जो आपके ज्ञान का उपयोग करवाती है कि आपको उस डेरिवेशन के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में कितनी नॉलेज की पकड़ है। उस पकड़ के आधार पर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आता है। तो टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, कंटिन्यू देखना है। ऐसा नहीं एक वीडियो देख लिया, 2-3 स्किप कर दिया, फिर अगला वीडियो देख लिया, उससे समझ में नहीं आने वाला। समझना है तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा। और आप कोई सा भी चैप्टर शुरू हो रहे हैं, शुरू से वीडियो देखा करो। बीच में से कोई चैप्टर का वीडियो उठा के देख रहे हो, आप थर्ड वीडियो चल रहा है, थर्ड वीडियो को देखने लगे, तो उस कंडीशन में वो डेरिवेशन आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। यदि आप पहले से पढ़ रखे, आपके लिए रिवीजन के लिए या फिर कॉन्सेप्ट तैयार के लिए देख रहे हो, तो इसको 2x पर या 1.5x पर स्पीड करके आप देख सकते हो। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है। जो भी देखते हैं पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि आपका भी, आपकी तरफ से जो वीडियो को प्यार मिल सकता है, उसका सपोर्ट मिल सकता है और आपके फ्रेंड्स को फिजिक्स के बारे में अच्छी पकड़ हो सके। और 9th और 10th के जो भैया बहन हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो समर वेकेशन होने वाले अपने राजस्थान में 17 मई से 20 जून के बीच में, तो 9th के जो 4 चैप्टर है फिजिक्स के और 10th के 4 चैप्टर है, उसको प्रॉपर नोट्स के साथ में तैयार क्लास में ही करवाया जाएगा। तो उनको भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 मई से उनके लिए क्लासेस चालू हो जाएगी और 20 जून तक उनकी 4 फिजिक्स के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे नोट्स, न्यूमेरिकल, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ में तैयार कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो देखते रहना, शेयर करते रहना। धन्यवाद।